एवरीवन, सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ अ पार्ट 1 और इसमें हम जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस हमारा लास्ट टॉपिक है। तो न्यूक्लियस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको प्लीज़ जो वीडियो है ना बहुत ध्यान से सुनना। मेरे जो मैंने लिखे हैं, नोट्स लिखे हैं, वो तो काफ़ी ढंग से है, बट मैं जब समझाऊंगी ना तो मैं बहुत ढंग से समझाऊंगी। तो क्या होता है, न्यूक्लियस समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के उससे समझेंगे। तो 9th स्टैंडर्ड में अभी तो आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, जब भी रीओपन होंगे ना स्कूल, आप लोग लैब्स में जाओगे तो वहाँ एक एक्सपेरिमेंट होगा ही होगा, और वो होता है चीक सेल का एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, चीक सेल का एक्सपेरिमेंट हो तो उसमें क्या होता है, हमसे ही बोलते हैं कि फॉर्सेप्स होती है, उसकी हेल्प से हमारे जो मोलर्स है ना उसके पास का एक सेल ले लो, चीक सेल होता है ना वो ले लो, और उसके बाद हमें जो हमारी लैब असिस्टेंट्स होती हैं, टीचर्स होती हैं, वो ये कहती हैं कि उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करो सैफरन सोल्यूशन में डालकर। तो ये हमने आईपीस रखा, ये हमने हमारी स्लाइड रखी, और ये हमने हमारा चीक सेल रखा, ऑब्जर्व किया। जब हमने ये चीक सेल ऑब्जर्व किया तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला, देख रहा है ये माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ चीक सेल। ठीक है, अब ये जो हमें स्ट्रक्चर मिला ना वो इस तरीके का था, रफ बना रही हूँ जल्दी। और इसमें मिडल में एक सेंट्रली डार्क स्टेन्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। अब ये डार्क शेप स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्या थे? ये स्ट्रक्चर थे न्यूक्लियस, जिनकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन सर ने। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस होता है ना वो ऐसे वैसे नहीं होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो न्यूक्लियस होता है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है, एक तरीके से उसमें हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो जो न्यूक्लियस ये रहा सॉरी, उसके अराउंड डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप भी कह सकते हैं। अब जो न्यूक्लियर एनवलप है उसके अंदर भी जैसे साइटोप्लाज्म था, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस था, ऐसे ही फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जैसा हमने वहां पर पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्म होता है ऐसे ही एक क्या बोलते हैं, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको लिक्विड सब्सटेंस होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो इसमें होता है न्यूक्लियोलस, और एक इसमें होता है क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसको न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, बाइलेयर होती है, और जो बीच में जो लिक्विड और जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक को बोलते हैं न्यूक्लियोलस और एक को कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। अब जो न्यूक्लियोलस होता है ना वो भी स्फेरिकल होता है, ऐसा हो गया, समझ लो ये स्फेरिकल हो गया। अब इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है कि इसमें कोई मेम्ब्रेन हो जो इसको, ये समझ लो ये न्यूक्लियोप्लाज्म में है और इसमें कोई मेम्ब्रेन हो और इसको न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग करें, ना, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये एक तरीके से फ्लोट करता है ना, ये फ्लोट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं।
अब इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम क्यों कहते हैं, ये हम सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ेंगे कि जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज्वाइन होती है। तो ये हम सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि फ्रीली प्रेजेंट होता है और इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहते हैं। ओके, दिस इज आर न्यूक्लियोलस। अब क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, बहुत इजी है क्रोमैटिन मटेरियल। हमें पता है, हम जब इंफॉर्मेशन हम एक इंसान से दूसरे में जाते हैं, मूवीज़ में देखते हैं कि ये टेस्ट नहीं होते रहते, ये इसका बेटा नहीं है, इसका पापा नहीं है, कैसे पता पड़ता है, डीएनए से। डीएनए हम उसमें क्या करते हैं, हेयर का स्ट्रैंड ले लेते हैं या कोई भी चीज़ ले सकते हैं और उससे पता पड़ सकता है कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका बेटी है, सब पता पड़ सकता है। वो हमारे डीएनए से हमें पता पड़ जाता है, वो हमारे अंदर का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। तो क्रोमैटिक मटेरियल क्या होता है, एक तरीके का मास होता है, थिन थ्रेड का मास, जिसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो डीएनए प्रेजेंट होता है और एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है हिस्टोन, एक होता है नॉन हिस्टोन। अब ये पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा पोर्शन है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हिस्टोन नॉन हिस्टोन को, बस ये देख लेना डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। अब ये तो अभी तो ये क्या है, थिन थ्रेड मास है, पर जैसे डिवाइड होता है ना, जैसे सेल का डिवाइड हुआ, अब जैसे ये है पेरेंट सेल है, वो डॉटर सेल में बदल रही है, अब जो ये है इसका डिवाइड हुआ, समझ लो ये से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, मैं ऐसे बता रही हूँ बस, ठीक है, ऐसे डिवाइड हो रहा है, ऐसा होता नहीं है, ऐसे डिवाइड हुआ। तो ये जो थिन थ्रेड है ना, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, अब यहाँ तक हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। ओके, so nucleus is a large centrally located spherical cellular component. The nucleus consists of a double layer membrane covering it called the nuclear membrane. ये हमने पढ़ लिया था कि nuclear envelope होता है। फिर the nuclear envelope contains many pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to outside of the nucleus. ये चीज़ हमारे रह रही थी कि जो nuclear membrane होती है ना, उसमें pores present होते हैं, जैसे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, जिससे कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है और कोई भी चीज़ बाहर आ सकती है, तो पोर्स आर प्रेजेंट। ओके, फिर द नेक्स्ट थिंग इज द न्यूक्लियर एनवलप इंक्लोज द लिक्विड सब्सटेंस द न्यूक्लियोप्लाज्मा। द न्यूक्लियोप्लाज्मा में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोलस और एक होता है क्रोमैटिन मटेरियल। जो न्यूक्लियोलस होता है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है विच इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट फ्रीली इन द न्यूक्लियोप्लाज्मा। इट इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो थिन थ्रेड ऑफ मास होता है ऑफ क्रोमोसोम। इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए इज द जेनेटिक सब्सटेंस हियर। ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल दिस इंटैंगल मास कन्वर्ट इनटू रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम। अब मैं आपको एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये देखो, ये ना न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ये देखो, ये ना राइबोसोम, इसलिए फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। ये आप सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ेंगे। ये हमारा न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है, इसमें कोई नहीं है तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म में मस्त है। ये न्यूक्लियोपोर हो गए, जहाँ से अंदर और बाहर आता है। ये जो बीच में स्पेस होती है इसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये जो बीच में होता है इसको पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमैटिन कहते हैं। ये न्यूक्लियर एनवलप हो गया दोनों, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, या आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और ये पूरा हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब हम करते हैं कि डीएनए क्या होता है। तो जो हमारा डीएनए होता है ना, उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। एक तरीके से हमारे जो हेरिडिटरी ट्रेट्स होता है ना, वो इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन टू देयर ऑफस्प्रिंग। वो किसकी हेल्प से होता है, न्यूक्लियस की तो हेल्प से होता है ये, पर डीएनए में होता है ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारी इनहेरिटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जो इनहेरिट होती है हमें फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वो डीएनए के ही थ्रू होती है। तो जो डीएनए होता है ना, उसमें इंफॉर्मेशन होती है जो सेल के ऑर्गेनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन में काम आती है। ओके, अब जो स्ट्रक्चर होता है ना सेल का, वो इस तरीके का होता है, ये होता है। अब एक और पॉइंट है जो डीएनए में इम्पोर्टेंट है। डीएनए में एक फंक्शनल
और डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जीन कहते हैं। ओके, जीन्स होते हैं जो हम कहते हैं ना कि ये हमें हमारे जीन्स में है, ये हमारे जीन्स में, ये हमें जीन्स में मिला है, तो वो जीन जो ये होता है ना, ये जीन्स क्या होता है, फंक्शनल डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स होते हैं हमारे डीएनए। अब ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ये हमारा क्रोमोसोम है, तो ये कहलाएगा क्रोमोसोम आर्म। अब ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये क्या है, तो दिस इज द सेंट्रोमियर। व्हाट इट इज अ सेंट्रोमियर। और इसी के पास में एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, जो हेल्प करता है इन अटैचमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम आर्म हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, और ये डिस्क शेप एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब यू विल आस्क कि यार ये क्या स्ट्रक्चर हुआ, ये तो ऐसे लग रहा है कि इसकी कॉपी हो गया। तो एग्जैक्टली जब दो कॉपी क्रोमोसोम की एक ही सेंट्रोमियर से लग जाती है, जैसे ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया और ये सेम कॉपी एक ही सेंट्रोमियर से लग गई, तो इस स्ट्रक्चर को सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। अगर घर में दो आइडेंटिकल ट्विन्स हो, दोनों बहनें हो, तो उनको पहचानना बहुत इम्पॉसिबल होता है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इधर भी पहचानना बहुत इम्पॉसिबल सा है। तो अगर दोनों सेम सी एक ही सेंट्रोमियर से चिपक जाती हैं तो उनको हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। अब जो क्रोमोसोम है ना, पूरी सेल साइकिल में ना बहुत डिफरेंट शेप करता है। कभी वी शेप लेता है, कभी एल शेप लेता है, कभी जे शेप लेता है, कभी आई शेप लेता है, डिफरेंट शेप लेता है। इसके बारे में हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ज़्यादा बहुत भी डिटेलिंग में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नहीं आता है ये इतना। जब हम क्लास 11 में पहुंच जाएंगे ना, अगर हम साइंस बायोलॉजी लेंगे तो हम बहुत ढंग से समझेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, बट पार्ट 3 में मैं सारा कंप्लीट कर दूंगी। ओके, सो अब फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। सेकंड, ये हेल्प करता है ट्रांसफर करने में, किसको हमने पढ़ा था, हेरिडिटी को। जो हमारी हेरिडिटी ट्रेट्स होती हैं उनको ट्रांसफर करने में ये हेल्प करता है। और इतना ही नहीं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो तो होती है हमारे साइटोप्लाज्म में, पर उसका जो कंट्रोल होता है ना वो यहाँ पर होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का। सो दिस इज आवर न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम एक बार न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं, हमारे यहाँ से रह गया था। So DNA contain information which is used for constructing and organizing cell. The information present in it get inherited from parents to next generation. ये हमने पढ़ लिया था, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, फंक्शनल होते हैं, उनको जीन्स कहते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया था। ये सेंट्रोमियर है, उससे क्रोमोसोम आर्म है, और अगर दोनों सेम कॉपीज एक ही सेंट्रोमियर से लगी है तो उसको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। यहाँ पर मैंने काइनेटोकोर नहीं बना रखा है, जो मैं बना देती हूँ। यहाँ पर एक सेकेंड, सॉरी, काइनेटोकोर होता है जो हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस हमने देख लिया था कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ऑब्वियस सी बात है, सेल डिवीजन में तो हेल्प करेगा ही ना, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। अब जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है हेरिडिटी ट्रेट। और मैंने ये बोला था कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो होती तो साइटोप्लाज्म में, पर कंट्रोल क्या करता है हमारा न्यूक्लियस। तो वी आर डन विद द न्यूक्लियस। अब हमारे पास एक दो चीज़ बची, विच इज़ अ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, जो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो लास्ट वीडियो होगी जो 5-6 मिनट की होगी, और उसमें हम हमारा प्रोकैरियोट यूकैरियोट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और 2-4 फिगर्स है, डायग्राम्स है, वो मुझे शो करनी है, वो भी हम उसमें कर लेंगे। थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा।